आज हम हिंदी व्याकरण में वर्णमाला पढ़ते हैं। वर्ण क्या होते हैं, आइए वर्ण के बारे में जानते हैं। वर्ण उस मूल ध्वनि को कहते हैं जिसके खंड या टुकड़े नहीं किए जा सकते हैं। मतलब ध्वनि जिसके और अधिक टुकड़े नहीं किए जा सकते हैं उसे वर्ण कहते हैं। अ, ई, व, च, क, ख इत्यादि वर्ण होते हैं। वर्ण भाषा की सबसे छोटी इकाई है, इसके और खंड नहीं किए जा सकते हैं। जैसे उदाहरण के लिए आप राम को देख लीजिए, राम र, आ, म, अ। तो राम इन 4 वर्णों से मिलकर बना हुआ है। अब इनको इससे ज़्यादा छोटा नहीं किया जा सकता है, नहीं तोड़ा जा सकता है। तो हिंदी वर्णमाला में कुल कितने अक्षर हैं? हिंदी वर्णमाला में कुल 52 वर्ण हैं। वर्णमाला की परिभाषा। हिंदी भाषा की सबसे छोटी इकाई ध्वनि है, इसी ध्वनि को ही वर्ण कहा जाता है। तो उच्चारण के आधार पर 45 वर्ण हैं और लेखन के आधार पर कुल 52 वर्ण हैं। तो उच्चारण के आधार पर जो 45 वर्ण हैं उनमें 10 स्वर हैं और 35 व्यंजन हैं। इसी प्रकार जो लेखन के आधार पर जो 52 वर्ण हैं उसमें 13 स्वर और 35 वर्ण हैं और 4 संयुक्त व्यंजन हैं। तो कुल मिलाकर ये 52 बनते हैं। तो इस प्रकार जिन वर्णों के उच्चारण करते समय सांस, कंठ, तालु आदि स्थानों से बिना रुके निकलते हैं उन्हें स्वर कहते हैं। ठीक है। और व्यंजन वर्णों का उच्चारण करते समय श्वास जो होती है वो कंठ, तालु इत्यादि स्थानों को स्पर्श करती है। तो वर्ण के 2 भेद हैं, एक स्वर और दूसरा व्यंजन। यानी कि वर्ण प्रकार से क्लासिफाइड हैं, स्वर और व्यंजन। तो देखिए आगे स्वर की बात करते हैं। स्वर की परिभाषा। जिन वर्णों को स्वतंत्र रूप से बोला जाता है उन्हें स्वर कहते हैं। हिंदी माला में वर्णमाला में इनकी संख्या 13 मानी गई है, लेकिन उच्चारण की दृष्टि से 10 ही स्वर होते हैं। अंक अह जो है उनको अयोगवाह कहा जाता है और अ, आ, ई, उ, ए, आई, ओ, औ, री यही स्वर होते हैं। तो संस्कृत में इनको अच वर्ण कहा जाता है क्योंकि अ से च वर्ग के बीच ये आते हैं, अच वर्ग में आते हैं। माहेश्वर सूत्र में अ च के बीच में ये वर्णों का निवास है। उच्चारण के आधार पर स्वर अ, आ, ई, उ, ए, आई, ओ, औ होते हैं और लेखन के आधार पर अ, आ, ई, उ, ए, आई, ओ, औ, अंक, ह, रि सभी हैं। तो इस प्रकार से अब हम देखते हैं स्वर के भेद। स्वर कितने प्रकार के होते हैं? स्वर मुख्य रूप से मूल स्वर और संयुक्त स्वरों में विभाजित किया जा सकता है इनको। मूल स्वर अ, ई, केवल मूल स्वर अ, ई, उ यही मूल स्वर होते हैं। अ, ई, उ और री ये 4 मूल स्वर होते हैं और संयुक्त स्वर अ से अ मिला तो ये क्या हो गया? आ। ये क्या है? संयुक्त स्वर है। आ संयुक्त स्वर हो गया, ई संयुक्त स्वर हो गया, 2 छोटी, 1 छोटी प्लस छोटी मिलकर बड़ी बनती है। ऐसी छोटा ऊ प्लस छोटा ऊ मिलकर बड़ा ऊ बनता है। और अ और ई मिलकर ए बनते हैं। अ और बड़ी ई मिलकर आई बनते हैं। इसी प्रकार अ और ए मिलकर ओ बनते हैं। तो अ और ओ मिलकर औ बनते हैं। तो ये क्या है? संयुक्त स्वर है। अब हम दूसरे प्रकार से इनको देखते हैं। मूल स्वर कितने प्रकार के होते हैं? स्वर 3 प्रकार के होते हैं, संयुक्त स्वर, दीर्घ स्वर और प्लुत स्वर। ह्रस्व स्वर, दीर्घ स्वर और प्लुत स्वर। ह्रस्व स्वर क्या होते हैं? जिन स्वरों के उच्चारण में बहुत कम समय लगता है। अ, ई, उ इनके उच्चारण में बहुत कम समय लगता है, उनको ह्रस्व स्वर कहा जाता है। इनको मूल स्वर भी कहते हैं। यही 4 जो स्वर होते हैं अ, ई, उ, री, ये 4 जो है ह्रस्व स्वर या मूल स्वर कहलाते हैं। इनके उच्चारण में बहुत कम समय लगता है। दीर्घ स्वर
दीर्घ स्वर वे स्वर होते हैं जिनके उच्चारण में इन यानी ये मूल स्वर या ह्रस्व स्वरों से दुगुना समय लगता है, टू मल्टीपल, यानी कि दुगुना समय लगता है। इसी प्रकार प्लुत स्वर क्या होते हैं? जिन स्वरों के उच्चारण में इन मूल स्वरों के या ह्रस्व स्वरों के 3 गुना समय लगता है उनको प्लुत स्वर कहते हैं। तो दीर्घ स्वर के उदाहरण क्या क्या हो सकते हैं? जैसे आ, ई, ऊ, ए, आई, ओ, आओ, ये क्या हैं? ये हैं दीर्घ स्वर। ठीक है। प्लुत स्वर क्या होते हैं? जिन स्वरों के उच्चारण में इन मूल स्वरों से तिगुना समय लगता है, 3 गुना टाइम लगता है। जैसे हम किसी को अगर संबोधित करते हैं, जैसे राम कहेंगे, राम ऐसे लिखते हैं, या ओम लिखते हैं, ये 3 जैसा बनाते हैं, हिंदी का 3 जैसा। ठीक है। तो ये क्या है? ये है प्लुत स्वर। ठीक है। प्लुत स्वर का उच्चारण बहुत क्या होता है? लंबे समय तक होता है। जैसे राम, मोहन, मोहन। ठीक है। इस प्रकार से दूर से किसी को बुलाने के लिए भी इनका प्रयोग किया जाता है। ठीक है। अब हम देखते हैं व्यंजन स्वर। देखिए अभी तक हमने, अब हम व्यंजनों के बारे में पढ़ते हैं। जो वर्ण स्वरों की सहायता से बोले जाते हैं उन्हें व्यंजन कहते हैं। व्यंजन की परिभाषा क्या है? जो वर्ण स्वरों की सहायता से बोले जाते हैं, यानी कि स्वरों के बिना इनका उच्चारण नहीं हो सकता, उन्हें व्यंजन कहते हैं। स्वर के बिना इनका उच्चारण नहीं किया जा सकता, व्यंजन कहलाते हैं। क से लेकर ह तक सारे वर्ण व्यंजन कहलाते हैं। व्यंजनों की संख्या 33 है, 33, जबकि कुल व्यंजन कितने हैं? 35। इनमें 2 उत्क्षिप्त और 2 अयोगवाह हैं। उत्सिक्त वर्ण ड और ढ को कहा जाता है पेड़, ढक्कन। ठीक है। इस प्रकार से और अयोगवाह अंक और अह होते हैं। ऐसे ही व्यंजनों के भेद हैं स्पर्श व्यंजन, अंतस्थ व्यंजन और ऊष्म व्यंजन। 3 प्रकार। एक संयुक्त व्यंजन भी आते हैं, वो लिखा नहीं है यहाँ पर। तो संयुक्त व्यंजन भी आते हैं। स्पर्श व्यंजन की बात करते हैं। क से म तक ये वर्ण होते हैं जो मुख के किसी न किसी भाग को स्पर्श करते हैं, वो स्पर्श व्यंजन कहलाते हैं। ठीक है। जैसे क से म तक, क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, त वर्ग, प वर्ग। ठीक है। ये क्या है? स्पर्श व्यंजन है। क वर्ग आप जानते हैं, क, ख, ग, घ, ङ। च वर्ग च, छ, ज, झ, य। ट वर्ग ट, ठ, ड, ढ, ण। त वर्ग त, थ, द, ध, न। प वर्ग प, फ, ब, भ, म। इस प्रकार से ये स्पर्श व्यंजन है। इनकी कुल संख्या 5 होती है, क्योंकि एक वर्ग में 5 होते हैं और 5 वर्ग होते हैं, 25 हो गए। अंतस्थ व्यंजन, इनकी संख्या 4 होती है। य, र, ल, व 4 हैं। अंतस्थ, अंतस्थ, अंदर स्थित, यानी कि न तो ये स्वर हैं न ये व्यंजन कहलाते हैं। वैसे अर्ध स्वर या अर्ध व्यंजन भी कहलाते हैं। व्यंजनों की श्रेणी में इनको रखा जाता है। वैसे अंतस्थ का मतलब ये होता है अंदर स्थित, यानी कि मुंह के अंदर ही इनका उच्चारण हो जाता है, मुंह के अंदर ही इनका उच्चारण होता है। ऊष्म व्यंजन, जो ऐसे व्यंजन जिनके उच्चारण में ऊष्म हवा का निश्वास होता है, यानी गर्म हवा निकलती है, उनको ऊष्म व्यंजन कहते हैं। जैसे श, श, स, ह। जब आप इनका उच्चारण करेंगे तो गर्म हवा आपके मुंह से निकलेगी। उत्क्षिप्त व्यंजन होते हैं, ये 2 होते हैं, मैंने जैसे बताया था, ड और ढ। और द्विगुण व्यंजन भी कहा जाता है इन्हीं को। ठीक है। संयुक्त व्यंजन 2 या 2 से अधिक वर्णों के मिलने से बनते हैं। जैसे क्ष कैसे बनता है? क, श, धन, अ। अक्ष ऐसे बनेगा। त्र, त्र, ट, र, धन, अ, त्र। ठीक है। ये अ लिखा नहीं है, पीछे से छूटा हुआ है सभी में। ठीक। इसी प्रकार जौ कैसे बनता है? सॉरी, ज्यों कैसे बनता है? जौ, धन, यों, धन, औ।
अगर इनके नीचे हलंत नहीं लगा होता तब हम अ लिखने की आवश्यकता नहीं थी हमको। इसी प्रकार से श्र, श, र, धन प्लस अ, ये संयुक्त व्यंजन हैं। अब अघोष और सघोष की बात कर लेते हैं। ऐसे वर्ण जिनके उच्चारण में नाद घोष उत्पन्न होता है उनको जो है सघोष कहते हैं, और जो नहीं जिनमें घोष नहीं होता है, जिनमें कंपन स्वर तंत्रियों में कंपन नहीं आता, उन्हें अघोष कहते हैं। तो अघोष जो है वो पहला और दूसरा वर्ण होता है हर वर्ग का। क ख पहला, क वर्ग का पहला और दूसरा वर्ण, च छ दूसरा पहला और दूसरा वर्ण, ट ठ पहला और दूसरा वर्ण, त थ पहला और दूसरा वर्ण, प फ पहला और दूसरा वर्ण, श श स, ये 3 हो गए। सघोष सघोष व्यंजन, इनकी संख्या 31 होती है। इसमें सभी स्वर अ से ओ तक और व्यंजन आते हैं। सघोष व्यंजन 31 होते हैं, 31 होते हैं। इनमें तीसरा चौथा पांचवा व्यंजन हो गया वर्ग का, इसके अलावा य र ल व ह भी आते हैं सघोष में। ठीक है, ग घ ङ सघोष ताकत लगेगी और स्वर तंत्रियों में कंपन उत्पन्न होगी और एक घोष जैसा उत्पन्न होगा, जैसे क ख ग घ ङ, उच्चारण से पता चल रहा है, च छ ज झ य। ऐसे ही ट ढ ण, ट ठ ड ढ ण, त थ द ध न। देखिए द ध न उच्चारण करेंगे तो आपको पता चलेगा कि एक अजीब सी कंपन हमारे मुंह के अंदर होती है। अल्पप्राण और महाप्राण, तो अल्प प्राण और महाप्राण जिनके उच्चारण में कम हवा बाहर निकलती है, कम ताकत लगती है, उसको अल्पप्राण कहते हैं। और जिनके उच्चारण में अधिक हवा या अधिक ताकत लगती है उनको महाप्राण कहते हैं। जैसे अल्पप्राण पहला, तीसरा और पांचवा वर्ण होता है। जैसे वर्ग का पहला वर्ण क हो गया, फिर ख छूट गया, ग हो गया, ङ हो गया। इनके उच्चारण में कम ताकत लगती है। जैसे क 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 बहुत बार आप कह सकते हैं, लेकिन ख जो होता है वो महाप्राण होता है, इसलिए उसको आप ज़्यादा नहीं बोल सकते हैं। ख ख ख ख ख ख ख ख ख ख, इतनी जल्दी आपकी सांस खत्म हो जाती है। तो इसी प्रकार से अल्पप्राण व्यंजन क ग ङ च ज य ट ड ढ ण इस प्रकार से होते हैं। मतलब पहला, तीसरा और पांचवा वर्ण जो होता है वो अल्पप्राण होता है। महाप्राण दूसरा और चौथा वर्ण होता है। जैसे क वर्ग में क छोड़ दिया, ख महाप्राण है, ग छोड़ दिया, घ महाप्राण है, ख घ छ झ ट ढ थ ढ, ये सब क्या है, महाप्राण है। पहला और तीसरा और पांचवा वर्ण अल्पप्राण और दूसरा और चौथा वर्ण महाप्राण होते हैं। अब विसर्ग आप सभी जानते हैं, इनको 2 बिंदुओं के माध्यम से प्रदर्शित किया जाता है। ऐसे 2 बिंदु, ऐसे करके 2 बिंदु लगाए जाएंगे। और सामान्यतः संस्कृत के वर्ण जो होते हैं उनमें इनका प्रयोग होता है। अनुस्वार क्या होता है, जो पंचम अक्षर होता है उसको प्रस्तुत करने के लिए शिरोरेखा के ऊपर एक अंक का बिंदु, एक बिंदु जैसा लगाया जाता है, उसको हम कहते हैं बिंदु, अनुस्वार बिंदु कहते हैं। ठीक है, पंचम वर्ण, जैसे पंचम वर्ण होता है, जैसे अंगों होता है, यों, अणो, नो, मो, इन वर्णों के लिए लिपि सुधार समिति ने ये बताया है कि इन वर्णों के स्थान पर हम ये बिंदु एक रख सकते हैं। एक बिंदु का हम क्या कर सकते हैं, प्रयोग कर सकते हैं। जैसे ये अंगों, यहाँ इसके लिए खाली एक बिंदु आ गया है। गंगा, चंचल, च यों है, यों के लिए अंक का बिंदु आया है इसके ऊपर। ठीक है, ऐसे ही झंडा, झ अणो है बीच में, अणो के लिए एक बिंदु आ गया यहाँ पर। ठीक है, गंदा, ग के ऊपर एक अंक का बिंदु आ गया।
नौ के लिए, ठीक है। ऐसे कंपन मौ के लिए एक बिंदु आ गया। ये है अनुस्वार। अनुनासिक क्या होता है? जिसमें अर्धचंद्र बिंदु हम जिसको कहते हैं, जो नाक और मुंह दोनों से जिसकी ध्वनि निकलती है, उन्हें उसे क्या कहते हैं? अनुनासिक कहते हैं। जैसे कुआं, चांद, अंधेरा, अंधेरा, नाक से भी मुंह से भी उसका उच्चारण हो रहा है, ठीक है। हंस, हंसने, ठीक है। ये सब क्या है? अंगना, अंग्रेज, ये सब जो है शब्द वर्ण जो हैं वो अर्धचंद्र बिंदु से बने होते हैं। हलंत आप सभी जानते हैं, जब कोई वर्ण, जब कोई व्यंजन या फिर कोई वर्ण जब बिना स्वर लगे होता है तो उसका रूप हलंत वाला होता है। जैसे क को हम ऐसे लिखेंगे, ये एक नीचे से तिरछा डंडा दिया जाता है, ठीक है। ख ऐसे, तो ये क्या है? हलंत है। हलंत का प्रयोग संस्कृत में होता है और हिंदी में भी इसका प्रयोग चलता है। तो ये था आपका व्याकरण में वर्ण की का पूरा विवरण।